इस वीडियो में हम उन एसेट्स की बात करेंगे जो हमारे पास होते हैं और कंज्यूमेबल होते हैं। कंज्यूमेबल का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे उनकी वो काउंटिंग में भी हमारे पास घटते रहेंगे। खाली वैल्यू नहीं, काउंटिंग में भी। जैसे हमारे स्कूल में चॉक होती है और आपके लिए जो एग्ज़ामिनेशन के लिए कॉपीज़ आती हैं, जैसे जैसे हम उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे वो काउंटिंग में भी कम होते जाएंगे। रजिस्टर, पेन, पेंसिल्स, ये सब कंज्यूमेबल आइटम में आते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स में बॉल्स वगैरह हैं, ये कंज्यूमेबल आइटम है। अब फर्नीचर है, ये नॉन कंज्यूमेबल है, क्योंकि फर्नीचर आप इस्तेमाल करते रहोगे, फर्नीचर तो वैसा ही रहेगा, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। कंज्यूमेबल आइटम जितना इस्तेमाल हो जाए वो हमारा नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर किसी उस पर बहुत छोटी अमाउंट खर्च होती है तो हम उसे एसेट मानते ही नहीं हैं, हम उस अमाउंट को एक्सपेंस ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर उस पर बड़ी अमाउंट खर्च होती है तो हम उसे एसेट मान लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो उसमें से हमारा इस्तेमाल होता रहता है उसे हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। Expenses incurred on consumable items are charged to income and expenditure account, but in case of opening और closing stock is given, अप्रोच ये है कि हम परचेज़ को एडजस्ट करके जितना इस्तेमाल हुआ है उतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं और स्टॉक को एसेट की तरह बैलेंस शीट में दिखाएं। कंज्यूमेबल आइटम्स एनपीओ में किस किस चीज़ के हो सकते हैं? स्टेशनरी का हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का हो सकता है, मेडिसिन्स का हो सकता है, जो जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास। रिफ़्रेशमेंट, किसी को चाय नाश्ता वगैरह कराने, बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं आपके पास, नमकीन वगैरह रखी हुई हैं जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, या कोई आप पार्टी वगैरह भी करते हैं, कई बार प्रॉफिट में भी बेचते हैं। बैट्स एंड बॉल्स का हो सकता है, जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, ये एग्जांपल हैं ऐसी और भी चीज़ों के। जो पोस्टेज स्टैम्प्स का हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास ओपनिंग क्लोज हमारे पास कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकते हैं। अब इस कैसे पता लगाया जाए कि कितना हमारा एसेट है और कितना हमारा लॉस है? तो उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस है कि हमें ये बता रखा है कि अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम कितनी है। रिसेप्शन पेमेंट में पेमेंट साइड में दिया हुआ है कि हमने कितने, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं स्टेशनरी, हमने कितना अमाउंट स्टेशनरी पे खर्च किया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो ऐसे में ये मान के लिया जाएगा कि जितनी स्टेशनरी खरीदी गई है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल कर दी गई है और वो पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। अमाउंट कंज्यूम्ड इक्वल्स टू अमाउंट पेड, जितनी अमाउंट पे करी है उतना अमाउंट कंज्यूम भी हो गया है। दूसरा केस है जब हमारे पास अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम हो और हमारे पास स्टॉक दे रखा हो, स्पेशली क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी हो सकते हैं, या स्पेशली क्लोजिंग। इसका मतलब ईयर के एंड में अभी भी हमारे पास थोड़ी सी स्टेशनरी पड़ी हुई है जो हमने इस्तेमाल नहीं करी है, हमने कंज्यूम नहीं करी है। तो और जो पिछले साल की ओपनिंग स्टेशनरी है वो हमने इस साल इस्तेमाल कर ली होगी। तो पिछले साल हमारे पास कुछ स्टेशनरी थी, हमने कुछ अमाउंट इस साल पे करी यानी स्टेशनरी खरीदी। इसका मतलब हमारे पास स्टेशनरी कितनी हो जानी चाहिए? जितनी हमने खरीदी प्लस जितना ओपनिंग स्टॉक है। और अभी कुछ स्टॉक हमारे पास स्टेशनरी का अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब हमने वो अभी इस्तेमाल नहीं करी। इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितनी स्टेशनरी इस्तेमाल कर दी है। तो इसलिए स्टेशनरी कंज्यूम्ड या अमाउंट कंज्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, अमाउंट पेड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप अमाउंट पेड की जगह परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम यूज़ करें वर्ड। और अगर कोई आइटम सोल्ड हो गया है या स्पॉइल हो गया है तो उसकी कॉस्ट भी इसमें से माइनस कर दी जाएगी। अगर कुछ ख़राब हो गया है, जब आपको पता है, वो ख़राब वाला पोर्शन दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर कुछ बेच दिया गया है तो वो भी इसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुआ है। नेक्स्ट केस थ्री में क्या है
कि हमें ये पता है कि अमाउंट इतनी पे करी है, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, और आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं स्टेशनरी के या जिसकी कंज्यूमर आइटम की बात हो रही है। क्रेडिटर्स देने का मतलब ये है कि हम उधार में भी कंज्यूमेबल आइटम खरीदते हैं। इसका मतलब जितनी अमाउंट हमने पे करी है, कंज्यूमेबल आइटम उससे ज़्यादा का या कम का ख़रीदा हो सकता है। तो इसमें पहले हम ये पता लगाएंगे कि कंज्यूमेबल ये जो अमाउंट पेड है इसमें से हमने परचेज़ कितना किया है एक्चुअली। तो जितना हमने अमाउंट पेड किया है उसमें हमारे पास दो क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। जो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे उनको हमने पे इस साल किया होगा, जिसे हम क्रेडिटर्स ओपनिंग कह रहे हैं, वो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स थे, यानी उनसे लास्ट ईयर सामान खरीदा था, तो इस साल तो वो परचेज ही नहीं किया गया होगा। तो जो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के थे उसकी अमाउंट पेड इसके अंदर होगी, तो वो माइनस कर दी जाएगी। और जो करंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं उनको अभी तक पे नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सामान इसी साल ख़रीदा है। इसका मतलब ये है कि उसकी अमाउंट पेड में नहीं होगी क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है, तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे। तो यानी क्रेडिटर्स जो एंड वाले हैं, क्लोजिंग वाले हैं, ऐड हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स जो बिगनिंग वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो कैलकुलेट होके आ जाएगा क्रेडिट परचेज, हमने कितना सामान इनसे उधार में ख़रीदा। अब फिर समझ लो, क्रेडिटर्स एंड इसलिए ऐड होता है क्योंकि इनसे इतनी अमाउंट के स्टेशनरी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, स्टेशनरी खरीदी गई होगी लेकिन अब तक उन्हें इसकी पेमेंट नहीं की गई। और क्रेडिटर्स बिगनिंग माइनस इसलिए होता है क्योंकि इनसे परचेज तो लास्ट ईयर कर दी थी और उसकी पेमेंट इस साल की गई है, तो ये अमाउंट पेड में इंक्लूड होगी, तो माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस साल खरीदी नहीं गई है, सिर्फ पैसे गए हैं, तो इससे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर टोटल परचेज निकालेंगे, जो भी कैश में परचेज़ करा है, जो भी क्रेडिट में परचेज़ करा है, उनको जोड़ देंगे। और फिर वही फॉर्मूला जो केस 2 में लगाया है, अमाउंट कंज्यूम निकालने का, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से अमाउंट कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर दी जाएगी। और अगर कोई आइटम सोल्ड हो गया है या कोई स्पॉइल हो गया है तो उसकी कॉस्ट माइनस कर दी जाएगी। फिर केस 4 में क्या कहा गया है? केस 4 में ऐसा हो सकता है कि हम अपने सप्लायर्स को, जिनसे हम ख़रीदते हैं, उनको एडवांस में पेमेंट करते हो, कुछ एडवांस भी ले सकते हैं ना परसेंट। तो 4 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, अमाउंट पेड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, और एडवांस पेड टू सप्लायर्स। तो अगर हमने एडवांस पे किया है तो वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी अमाउंट पेड के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो क्रेडिटर्स का तो हमने पढ़ ही लिया कि क्या करना है। अब एडवांस का क्या? अगर हमने लास्ट ईयर एडवांस दिया होगा, यानी एडवांस इन द बिगनिंग, तो वो एडवांस किसके लिए दिया होगा कि लास्ट ईयर हमने पे कर दिया, उसके गुड्स, उसकी स्टेशनरी इस साल सप्लाई की गई होगी, इसलिए एडवांस बिगनिंग को ऐड कर दिया जाता है। और जो हमने इस साल पे किया है उसका, जो इस साल पे किया है एंड में, उसकी अभी तक स्टेशनरी हमारे पास नहीं आई होगी, इसलिए उसे हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड माइनस हो जाता है। आप सिंपली याद रखें, अगर आप क्रेडिटर्स वाला याद कर ले तो एडवांस में उसका जस्ट अपोजिट होता है, इससे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर ये आगे केस 3 और केस 2 जैसा हो जाएगा। आप पहले टोटल परचेज निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट कंज्यूम निकालने का वो सेम फॉर्मूला है। मेन बात यह है कि हर एक में आपको अमाउंट परचेज पता होनी चाहिए। परचेज पता है तो फिर फॉर्मूला कॉमन है, परचेज निकालने के ये अलग अलग तरीके हैं। कई लोग ये क्रेडिटर्स अकाउंट और एडवांस पेड टू सप्लायर का लेजर बनाकर भी करते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ता है। ये कंपैरेटिवली इजी तरीका है।